हेडिंग डाल देना कॉम्पैक्ट सेट इन रियल नंबर सेट कैपिटल आर, कॉमा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट सी, ठीक, कॉमा आर एन एंड सी एन। कॉम्पैक्ट सेट की बात करेंगे, लेकिन जिस मीट्रिक स्पेस में बात करेंगे, अब मीट्रिक स्पेस हम सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं ना, थर्ड ईयर पास मीट्रिक स्पेस जान ही गए हो। तो हम जिस मीट्रिक स्पेस में बात करेंगे रियल का मीट्रिक स्पेस होगा, कॉम्प्लेक्स का होगा, या यूक्लिडियन का होगा, एन डायमेंशनल आर एन या सी एन का होगा। इन मीट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी लिखा जाएगा उसके जनरल मायने मत निकालना। कल कॉम्पैक्ट तुम लोगों से पूछे हुए थे, तो कॉम्पैक्ट में यही बात आई हुई थी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो वो आपका कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर तुमको याद हो, कॉम्पैक्ट सेट हम तुमको पढ़ाए हुए थे सबसे पहले चैप्टर एक्सिमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर में, याद है। और वो हमारा कौन सी मैट्रिक होती है? यूजुअल मीट्रिक स्पेस होता है। तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस की दुनिया तक की बात सही है, इसके अलावा ये बात सही नहीं है। मतलब जनरल बात तो ये होती है कि अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और प्लस बाउंडेड होगा, लेकिन अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और अगर तुमको और याद हो तो वहां पर हम कुछ कवर वगैरह बताए थे, ओपन कवर, क्लोज्ड कवर, भूल गए। कवर नहीं लिखाए थे? नहीं, कवर जरूर लिखाए होंगे। ओपन और क्लोज्ड का अंतर भले ना किए हो, लेकिन कवर हम लिखाए होंगे। नहीं, एक्जेमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर में कवर लिखा ही नहीं थे तुम लोगों को, तो हम कवर किसको लिखाएं? हम लिखाएं कवर किसी न किसी को। हाँ, तुम लोगों से पहले वाली बैच या तो लिखवाए होंगे। हाँ, हो सकता है हम कवर पढ़ाएं, ये हमको याद आ रहा है ना, इसीलिए खैर नहीं पढ़ाएं उसका नाम भी नहीं लेंगे। चलो, तो जब हम मीट्रिक स्पेस में डिफाइन करते हैं ना, तो हम लोग कवर से डिफाइन करते हैं कि आप एक कवर बनाइए, और कवर भी कुछ नहीं, ओपन सेट की फैमिलीज होती हैं, उन्हीं के बनाया जाता है। अब नहीं पढ़ा है तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इधर कोर्स में भी नहीं है, ठीक। लिखना है इसमें, इन द metric space, in the metric space, in the metric space of real और अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन द मीट्रिक स्पेस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, ब्रैकेट में लिखना, और अथवा आर एन यूक्लिडियन स्पेस और सी एन, और सी एन, अ सेट इज कॉम्पैक्ट, अ सेट इज कॉम्पैक्ट, a set is compact if and only if, केवल और केवल तब, if and only if it is closed, it is closed and bounded, and bounded and bounded। अगर आप रियल नंबर के सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट, या यूक्लिडियन स्पेस आर एन या सी एन में आप बात कीजिए, तो जो कॉम्पैक्ट सेट होंगे वो केवल और केवल तब कॉम्पैक्ट होंगे अगर वो क्लोज्ड हो और प्लस क्या हो, बाउंडेड। क्लोज्ड का मतलब उन सेट को क्लोज्ड कहा जाता है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखे, सही या गलत। ओपन किसको कहते हैं? जो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड बन जाए, तो वो आपका ओपन सेट होता है, ठीक। तो क्लोज्ड सेंटेंस इस्तेमाल तो कर सकते हैं, अलग से लिखाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक। इसके बाद लिखना बट इन जनरल, ये वाली बात जो है इसको चाहे तो ब्लैक पेन से लिख लो, बट इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, बट इन जनरल इफ, यदि A is the subset of X, where, जहां पर, where pair XD, pair XD be a metric space, be a metric space, pair XD be a metric space, then capital A is compact implies, capital A is compact, capital A is compact implies capital A is closed, closed and bounded, closed and bounded, but converse need not be true, but converse
नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो किसी मेट्रिक स्पेस पेयर एक्सडी में अगर उसका कोई सबसेट एक कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और प्लस बाउंडेड तो होगा होगा, राइट है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो आप उस सेट को कॉम्पैक्ट नहीं कह सकते हो। यूजुअल मैट्रिक में आप बोल दो, यूजुअल मैट्रिक में कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होना, क्लोज्ड है बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। लेकिन अगर हम मैट्रिक स्पेस में आएंगे, जनरल मैट्रिक स्पेस में, तो वहां पर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होगा, लेकिन क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे मैट्रिक स्पेस मौजूद हैं जिनमें चुना गया सेट क्लोज्ड होता है, कॉम्पैक्ट बाउंडेड होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होता है। यही तो अंतर उसमें भी आता है कॉसी सीक्वेंस में। कॉसी सीक्वेंस उधर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी एंड एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यहां एक ही पार्ट होल्ड होता है, सेकंड पार्ट होल्ड नहीं होता है। ठीक, लिखना देयर एग्जिस्ट, इसी में जोड़ करके लिखना देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ मीट्रिक स्पेस, a metric space pair xd that has a closed and bounded set that is not compact, compact that is not compact। ठीक, अब हम इसकी एक और डिफिनेशन लिखेंगे क्योंकि दोनों में से हम किसी भी डिफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल में कॉम्पैक्ट कहने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड दिखा दो। ठीक, क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड और बाउंडेड है। इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत तुमको सीयूटी में पड़ सकती है। वहां मीट्रिक स्पेस रखे कोर्स में नहीं रखे ना तो नहीं पड़ेगी, इसका इसकी जरूरत एमएससी में पड़ेगी। उधर तो लगेगा, उधर तुमको पूरा मीट्रिक स्पेस पढ़ना पड़ेगा टोपोलॉजी में। जैसे टोपोलॉजी शुरू होगी तो पहला पार्ट उसका ना मीट्रिक स्पेस ही चलेगा। यहां तो पढ़ाया जाता है, बाहर वालों में नहीं जानते, बाहर वो लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, यहां पढ़ाया जाता है। जितना मीट्रिक स्पेस पढ़े हो, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, कवर, ओपन कवर थ्योरम, हाँ ये सब कुछ नहीं पढ़े हो इधर थोड़ा कम पढ़े हो। इधर मीट्रिक स्पेस का इंट्रो पढ़े हो, वही यहाँ वही पूछा जाता है। जब एमएससी में जाओगे ना तो सब पढ़ना पड़ेगा वापस। तो मीट्रिक स्पेस का एक सवाल पक्का रहता है, कौन सा जानते हो, एम स्टार वाला, वो उधर भी पक्का रहेगा। वो पूछता मतलब जहां तुम जाओगे वहां की बात नहीं कर रहा, अपने अवध में होते ना, अपने अवध में वो कंफर्म था कि वो पूछा जाएगा तुमसे। हेडिंग डाला अनदर डेफिनेशन फॉर कॉम्पैक्ट सेट, अनदर डेफिनेशन यार डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है ना। ये शॉर्ट बनाने वाले आधे ढीले होते हैं दिमाग से। एक तो हम शॉर्ट देखे हुए थे ना, मतलब टकरा गया था वो, उसमें वो सबसे डेफिनेशन की स्पेलिंग पूछता है, उसमें से 6 लोग यही स्पेलिंग बताते हैं, हम खुद यही सोच रहे होते हैं, वो कहता नहीं ये भी गलत है। हम कहीं ये कौन सी स्पेलिंग सोच करके बैठा है, अभी पता नहीं ब्रिटेन वाला है कि अमेरिकन वाला है, मेरे ख्याल से तो दोनों में यही लिखा जाता है ना। लेकिन वो कह रहा था ये गलत है, और अंतिम तक वो सही जवाब खुद भी नहीं बताया। अंतिम तक कहा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कमेंट सेक्शन में देखे वहां लोग उसको जम के गाली दे रहे थे कमेंट्स में। हम दो तीन गाली पढ़े उसके बाद हम के बस ठीक है, इसका लेवल इतना। अनदर डेफिनेशन फॉर, हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट सेट इन आर, ये वर्डिंग हम बार बार लिख दे रहे हैं। कॉम्पैक्ट सेट हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं, इन आर, रियल नंबर की ही दुनिया में बात कर रहे हैं। हुआ लिखना इसमें असेट कैपिटल एस, असेट कैपिटल एस of real numbers, asset capital S of real numbers
such that such that every sequence such that every sequence such that every sequence in capital S has a subsequence has a subsequence has a subsequence that converts that converts to an element again contained in capital S, known as compact set ये डेफिनेशन लिख लो, समझा दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तब जब सब सीक्वेंस पढ़ा देंगे, तब तो वहां पर दिखाएंगे कि कैसे आप इस बात कह सकते हो। अ सेट कैपिटल एस ऑफ रियल नंबर, अगर आप रियल नंबर का कोई एक सेट कैपिटल एस चुनो, ठीक, और वो इस तरीके का सेट हो कि उस सेट में जितने भी सीक्वेंस बन रहे हैं, अच्छा किसी सेट में सीक्वेंस का बनने का मतलब है कि जब आप सीक्वेंस बना रहे हो तो उस सीक्वेंस का हर मेंबर उसी सेट का होगा, ठीक। जैसे हम कह रहे हैं कि एक घर में 10 मेंबर हैं, उन 10 में से कुछ मेंबर को चुन करके कोई काम किया जा रहा है, तो ये जो कुछ भी काम होगा ना, ये उसी घर का ही काम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 मेंबर जो चुने गए हैं वो कहां से चुने गए हैं? उसी घर से चुने गए हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक सेट जैसे कैपिटल एस हमको किसी ने दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, बस ये दे दिया। अब आप इनमें से मेंबर को चुन करके सीक्वेंस बनाओ। जैसे आपने बनाया सीक्वेंस 1 1 1 1 अप टू सो ऑन, तो इस सीक्वेंस में लिखा गया हर मेंबर क्या इसी सेट के पास मौजूद है, तो ये सीक्वेंस इन कैपिटल एस कहलाएगा। अगर आप यही बना लो 1 2 1 2 1 2, रिपीटेड टर्म इस तरीके से आए, तो जितने मेंबर आपने इस्तेमाल किए कैपिटल एस के, सीक्वेंस इन कैपिटल एस कहलाता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ऐसा हो रियल नंबर का जो इस तरीके से हो, एवरी सीक्वेंस इन कैपिटल एस, कि कैपिटल एस के मेंबर को लेकर के बनाए गए जितने भी सीक्वेंस हैं हैज अ सब सीक्वेंस, वो सभी के सभी सीक्वेंस एक सब सीक्वेंस रखें, लेकिन वो सब सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? दैट कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर जाकर के कन्वर्ट करें, और जिस एलिमेंट पर कन्वर्ट कर रहे हैं अगेन कंटेन्ड इन कैपिटल एस, वो एलिमेंट वापस उसी कैपिटल एस के पास क्या होना चाहिए? कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक। जैसे मैंने ये बनाया 1 2 1 2 1 2 1 2, अब हम इसको बनाए तो ये सीक्वेंस किसका है? कैपिटल एस में है, तो आप इससे एक सब सीक्वेंस बनाओ। अब गौर करना, अगर हम इससे सब सीक्वेंस बनाए तो हम 2 2 2 चुरा लेते हैं, यहां से 2 2 2 सो ऑन, और ये कन्वर्ट किस पर करेगा? 2 पर कन्वर्ट करेगा, और ये 2 भी किसके पास कंटेंट हो रहा है? कैपिटल एस के पास ही कंटेंट हो रहा है। इस तरीके से फिर आप इससे और सीक्वेंस बनाओ, उन सीक्वेंस के पास भी ऐसे सब सीक्वेंस मिले जो जहां कन्वर्ट कर रहे हैं वो पॉइंट किसका हो? कैपिटल एस का हो, तो ऐसे केस में कैपिटल एस को हम क्या कह देंगे? कॉम्पैक्ट सेट कह देंगे। क्लियर हुआ? और ये तभी होगा जब कैपिटल एस क्लोज्ड होगा और प्लस बाउंडेड होगा, अदरवाइज ये हो नहीं सकता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब सब सीक्वेंस बनाने का तरीका क्या है वो सब सीक्वेंस पढ़ाते वक्त बताएंगे कि आप सीक्वेंस के टर्म किस पर्टिकुलर ऑर्डर पे उठाओगे तो आपको सब सीक्वेंस मिलेगा। कहते हैं ना बहुत कॉम्पैक्ट डिजाइन है, बंधा हुआ डिजाइन, जो एक भी चीजों को बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो कॉम्पैक्ट का जो ये वर्ड आया है ना, ये इसी से आया हुआ, कितना कॉम्पैक्ट डिजाइन है कि सारी चीजें एक में ही पैक्ड कर दी गई हैं। तो आप जहां कन्वर्ट कर रहे हो, आपके अंदर में सीक्वेंस बना, हमने उस सीक्वेंस से क्या बनाया? सब सीक्वेंस। वो सब सीक्वेंस जहां पर कन्वर्ट कर रहा है वो पॉइंट भी बाहर नहीं गया, वो भी किसका हुआ? कैपिटल एस का हुआ। इसीलिए शर्त क्या आती है रियल की दुनिया में? क्लोज। रियल की दुनिया जो वास्तविकता है वहां कोई आदमी कॉम्पैक्ट तभी होगा जब वो क्लोज्ड रहे और बाउंडेड रहे। अनबाउंडेड आदमी कभी कॉम्पैक्ट आदमी हो ही नहीं सकता। आप कोई सामान लेकर के, मोबाइल लेकर के आओ, आप पूरा पुर्जा पुर्जा उसका एक एक ओपन कर दो, कॉम्पैक्ट रह गया? वो नहीं रह गया, आपने पूरे को ओपन करके रख दिया है। कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब एक साथ पैक्ड हो। रियल वर्ल्ड की दुनिया में यही होता है। अब मीट्रिक स्पेस में ये बातें नहीं, मीट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। कॉम्पैक्ट है तो क्लोज और बाउंडेड की गारंटी आप दे दो, कॉम्पैक्ट है तो। लेकिन क्लोज्ड और बाउंडेड है
तो आप उसको कॉम्पैक्ट कहने का जोखिम ना उठाओ, क्योंकि वहां पर मायने बदल जा रहे होते हैं। लिखना रिजल्ट, रिजल्ट the set of limit points, the set of limit points the set of limit points of a bounded sequence of a bounded sequence of a bounded sequence is a compact set, is a compact set। अगर आप एक बाउंडेड सीक्वेंस उठाओ और उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन करो, जितने भी लिमिट पॉइंट आए, तो आपको जो सेट मिलेगा वो पक्की बात है एक कॉम्पैक्ट सेट होगा। अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट का एग्जांपल मांगे ना तो कुछ ना करो, किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस को उठा लो। अब सीक्वेंस बाउंडेड है तो दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट। बोल्जानो-वेस्टरॉफ थ्योरम क्या कहती है कि यही सफिशिएंट है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए। नेसेसरी नहीं, सफिशिएंट है पूरी तरीके से कि अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड है तो तय बात है कि आपको लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस उठा लो, उस बाउंडेड सीक्वेंस के आप लिमिट पॉइंट को इकट्ठा कर लो, वो जो आपके पास डिराइव्ड सेट बन करके आ रहा है ना, वही डिराइव्ड सेट यानी कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, वो हमेशा कैसा सेट रहेगा? कॉम्पैक्ट रहेगा। क्लियर हुआ? वो देखना इसका फटाफट, बहुत छोटा प्रूफ दें, बहुत छोटा है। लिखना लेट, माना कैपिटल एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, कलेक्शन of all limit points of sequence an। माना कैपिटल एस सीक्वेंस एन के जितने लिमिट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन है, ठीक। वेयर, जहां पर सीक्वेंस हमारा कैसा होना चाहिए? वेयर सीक्वेंस एन इज बाउंडेड, जहां हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा ये बताओ, बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट आप उठा रहे हो तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट भी कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे। क्लियर हुआ? और क्लोज्ड बने रहेंगे। तो इसका मतलब है कैपिटल एस, ये जो कैपिटल एस निकल करके आए ये भी क्या आएगा? क्लोज्ड प्लस बाउंडेड आएगा। अब क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होना ही क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है। लिख देना दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एस इज क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, closed and bounded, and this implies that capital S is compact। प्रूफ हो गया, कैपिटल S is compact। अगला करें, दूसरा लिखना, एक तो डिफिनेशन लिख लेना ऐसे डबल स्टार करके ना। सीक्वेंस इन कैपिटल एस वाली जो सेंटेंस आया ना, सीक्वेंस इन अ सेट कैपिटल एस, उसी के हम एक लाइन में डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल, बता तो दिए ही। लिखना सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन इज इन कैपिटल एस if यदि an belong to our set capital S for all n belong to capital। कोई सीक्वेंस किसी सेट में कहा जाएगा अगर उस सीक्वेंस के जितने टर्म है वो सभी सेट के ही हैं। बोलो। रोग बच्ची तो इनको बताए ना फिर। if capital S, if capital S is a closed, if capital S is a closed and bounded set, and bounded set, अगर कैपिटल एस कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हो, then every sequence, then every sequence
देन एवरी सीक्वेंस इन कैपिटल एस, अगर कैपिटल एस कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हो तो कैपिटल एस के मेंबर को लेकर के आप कोई भी सीक्वेंस बनाइए, उनके लिमिट पॉइंट कैपिटल एस में ही कंटेन होंगे। हैज लिमिट पॉइंट, हैज लिमिट पॉइंट in capital S. If capital S is closed and bounded set, then every sequence in capital S has limit points in capital S. Capital S कोई आपका closed plus bounded set है, तो आप कैपिटल S के कुछ मेंबर को लेकर के एक सीक्वेंस बनाइए, आप जितनी मर्जी उतने सीक्वेंस बना लीजिए, उन सभी सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, वो कैपिटल S के पास ही मौजूद होंगे। लेकिन शर्त है कैपिटल S को क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होना चाहिए। क्लोज्ड तभी होगा जब अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने ही पास कंटेन करे। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर हम क्लोज्ड इंटरवल ले लें 0 से लेकर के 1 तक, ये रहा क्लोज्ड है, बाउंडेड है, लोअर बाउंड कौन हो जाएगा 0, अपर बाउंड कौन हो जाएगा 1, 1 के आगे वाले भी अपर बाउंड, 0 के नीचे वाले भी लोअर बाउंड, तो पक्की बात है बाउंडेड है। सारे लिमिट पॉइंट 0 से 1 तक ही है, इसका डिराइव्ड सेट होगा। अब इससे कोई भी एक सीक्वेंस बनाओ, उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा, उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो 0 से 1 तक के बीच ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एक बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पर जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, ये कहां पर कन्वर्ट करेगा 0 पर। इसका लिमिट पॉइंट कौन है 0, वहीं पर मौजूद है। आप बना लो 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2 अप टू सो ऑन, ये भी कहां पर कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन होंगे 1 और 1/2। 0 से 1 के बीच में इरेशनल नंबर होते हैं, आप इरेशनल का कोई सीक्वेंस बना लो, अगर उसके पास लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां पर कन्वर्ट, सॉरी लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे क्या, या तो आपके सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे इस सीक्वेंस के पास एक सीक्वेंस बनाओ जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो, 0 से 1 के बीच में एक सीक्वेंस बना जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो, बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। 0 से 1 के बीच में एक सीक्वेंस बनाओ जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो, बना पाओगे? कोई नहीं बन पाएगा, पक्की बात? बनाओ, यही देखना है, बहुत सिखाएं इस चीज को। बनाओ, रीजन कौन, किसके पास? हाँ, मेरे सेट के पास होंगे, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। 1/n टाइप का बनाओगे तो वो 0 पर जाकर के कन्वर्ट कर जाएगा, वो तो बना ही चुके हैं। जहां पर n कौन है, हाँ सुन भैया सुन, तुम 1/1/n बना रहे हो, ये बना रहे हो ना, यही बना रहे हो। तुम गौर करो, तुम एक्चुअल में कुछ नहीं, तुम एक्चुअल में n बना रहे हो, समझे? इसका मेंबर ही मेरे सीक्वेंस का नहीं है यार, आप समझे? सॉरी सीक्वेंस का, मेरे सेट के मेंबर ही नहीं आ रहे यहाँ पर। मेरे सेट में जो मेंबर आएंगे 0 से किसके बीच में आएंगे, 1 के बीच में आएंगे, नहीं बन पाएगा। अच्छा इसके ऊपर जरा सोचो, 1, 1.9, 1.99, 1.999, ये बाहर है मेरे सीक्वेंस से, सॉरी मेरे सेट से बाहर है, मेरे सेट से बाहर है। हम अपने सेट को फैला देते हैं, 2 तक लेकर के गए, अभी 2 तक लेकर के गए, लेकिन गौर करो ये कन्वर्स कहां पर होगा 2 पर, वो है मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक। जीरो से 1 तक कैपिटल एस क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है, तो आप उनके एलिमेंट को निकाल करके अगर कुछ भी बनाना चाहोगे बाउंडेड रहेगा, पक्की बात है, ठीक। अगर कन्वर्ट नहीं करेगा तो ऑक्सिलेट करेगा, डाइवर्स तो कर नहीं सकता, सही है, डाइवर्स कर नहीं सकता, सॉरी उल्टा बोल रहे यार, जो कन्वर्जेंट नहीं वही तो डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करेगा लेकिन उसकी डाइवर्जेंस जो होगी वो कैसी होगी, प्रॉपर नहीं हो सकती, वो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं जा सकता, वो ऑक्सिलेटिंग नेचर में ही जाएगा,
और ऑक्सिलेटिंग नेचर में जाएगा तो जिन पर ऑक्सिलेट करेगा वही उसके लिमिट पॉइंट बनेंगे, और वो बाहर नहीं जा सकते, वो कहाँ आएंगे, इसी में आएंगे। तो आप ऐसा कोई भी सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो। आप जितने सीक्वेंस बनाओगे सबके पास लिमिट पॉइंट होगा, और वो लिमिट पॉइंट कहां पर बिलोंग करेगा, इसी 0 से 1 तक के बीच में बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर कह रहे हैं इफ कैपिटल एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, अगर कैपिटल एस क्लोज्ड और बाउंडेड है, देन एवरी सीक्वेंस इन कैपिटल एस, तो कैपिटल एस के पास जितने भी सीक्वेंस होंगे हैज लिमिट पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट रखेंगे। ठीक, और कैसे होंगे, इन कैपिटल एस, वो लिमिट पॉइंट किसके होंगे, कैपिटल एस के ही नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो आप ऐसा कोई भी सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर सकते जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट मौजूद ना हो। कि कर पाओगे, अभी भी सोच लो। 5 5 5 5 5 5 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 0.5555, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहां पर, नहीं कहां पर, वही तो जानना है। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ इट इज बाउंडेड अबव देन मस्ट बी कन्वर्जेंट। थ्योरम है कि नहीं है? क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? क्या ये बाउंडेड अबव है? किससे बाउंड हो रहा है? 0.6 से बाउंड हो रहा है, तो पक्की बात है ये कन्वर्जेंट है, और जहां कन्वर्ज करेगा वही लिमिट पॉइंट होगा यार। मतलब आप बनाने की कोशिश करोगे ना तो आप नहीं बना सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे भी सीक्वेंस बना रहे हैं जिसके सारे टर्म अलग अलग आ रहे हैं, सारे टर्म अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सभी कैपिटल एस के मेंबर से बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बना दोगे तो बाउंडेड अबव हो जाएगा, आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बना दोगे बाउंडेड बिलो हो जाएगा। जैसे बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वो कन्वर्जेंट हो गया, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करता है अपने ही लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, फिर आप फंस गए हो। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये मत सोचना कि आप केवल और केवल ऑक्सिलेटिंग नेचर ही पाओगे, कन्वर्जेंट और ऑक्सिलेटिंग यही दो नेचर पाओगे आप। कोई भी प्रॉपर डाइवर्जेंट प्लस इंफिनिटी, प्रॉपर डाइवर्जेंट माइनस इंफिनिटी आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको लिमिट पॉइंट मिलता भी है ना, तो वो लिमिट पॉइंट आपके कैपिटल एस में सीक्वेंस में कंटेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सीक्वेंस का कोई टर्म हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो आपके दिए गए सेट में जरूर कंटेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो भैया लिखना इसमें, फटाफट इसका प्रूफ दे दे रहे हैं। प्रूफ लिखो। लेट माना सीक्वेंस ए एन बी इन कैपिटल एस। हम ये मान रहे हैं, माना हम एक सीक्वेंस बनाते हैं जो कैपिटल एस के मेंबर को लेकर के बनाया जाता है। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके जो टर्म है ए एन वो हमारे सेट कैपिटल एस से बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट एन के लिए। ठीक, सिंस चूंकि कैपिटल एस कैसा सेट है, क्लोज्ड और बाउंडेड, सिंस कैपिटल एस इज बाउंडेड, बाउंडेड, दिस इंप्लाइज दैट अगर कैपिटल एस बाउंडेड है तो हमारा सीक्वेंस भी पक्की बात है कैसा होगा, बाउंडेड। तो ये बात हम लोग जान चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट आवर सीक्वेंस ए एन इज आल्सो बाउंडेड, इज आल्सो बाउंडेड। ठीक, सो और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम कहती है कि सफिशिएंट है, लिमिट पॉइंट रखेगा ही रखेगा। सो सीक्वेंस ए एन मस्ट हैज अ लिमिट पॉइंट, वो एक लिमिट पॉइंट रखेगा ही रखेगा, मस्ट हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक, लेट माना वो लिमिट पॉइंट स्मॉल एल है, लेट इट बी स्मॉल एल, और मान लिया वो लिमिट पॉइंट एल है। आपको क्या साबित करना है, आपको साबित ये करना है कि ये एल कैपिटल एस में ही कंटेंट होगा, एस के बाहर नहीं जाएगा। नाउ बी प्रूव दैट, अब हम साबित करेंगे, नाउ बी प्रूव दैट, नाउ बी प्रूव दैट एल बिलोंग टू कैपिटल एस। अच्छा, जो साबित करना है उसका उल्टा मानो, मानो एल कैपिटल एस का मेंबर नहीं है, और अगर वो कैपिटल एस का मेंबर नहीं है तो पक्की बात है कहां मौजूद होगा, एस कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा। लिखना, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल
L बिलोंग टू S कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर L S कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो गौर करना, कैपिटल S के बारे में सोचो। कैपिटल S को आप चिल्ला करके कहो वो क्लोज्ड है, तो S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। और कोई सेट अपने सारे, कोई ओपन सेट अपने सभी पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। लिखना, सिंस कैपिटल S इज closed, this implies that S complement must be open, ठीक। और this implies that S complement is NBD of L। वो L के लिए किसका काम करेगा? NBD का काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक, आपके द्वारा चुने गए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, हाउ एवर स्मॉल, ये चाहे जितना छोटा हो जाए, ठीक, देयर एग्जिस्ट, या छोड़ो सीधे लिखो, L बिलोंग टू द ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन, और ये बिलोंग कर जाएगा किसमें? कैपिटल S कॉम्प्लीमेंट में। आगे लिख देना, आर्बिट्री एप्सिलॉन है। नेबरहुड की डेफिनेशन यही थी कि किसी दिए गए पॉइंट के लिए कोई दिया गया सेट नेबरहुड बनेगा अगर दोनों के बीच में एक ओपन इंटरवल आए, पॉइंट ओपन इंटरवल में कंटेंट हो, ओपन इंटरवल हमारे सेट में कंटेंट हो, तो हमारा सेट इस दिए गए पॉइंट के लिए किसका काम करेगा? नेबरहुड का काम। तो एस कॉम्प्लीमेंट एल का क्या बन गया? नेबरहुड बन गया। लेकिन अब यहीं पर गड़बड़ी पैदा होनी शुरू हो गई, अगर ध्यान दो तो। सीक्वेंस किसके मेंबर को लेकर के बनाया गया? एस के मेंबर को लेकर के, हाँ या ना? यानी सीक्वेंस में जितने टर्म हैं वो सभी टर्म कैपिटल एस के हैं, और एस के कॉम्प्लीमेंट में कैपिटल एस का कोई टर्म नहीं आएगा। ये बात तय हो चुकी है। लेकिन अब आप ये भी कह रहे हो कि जो एल लिमिट पॉइंट है, जो एल लिमिट पॉइंट है, अगर वो लिमिट पॉइंट है तो उसका एक आर्बिट्री नेबरहुड, कोई भी आप नेबरहुड बनाओगे वो एप्सिलॉन चाहे जितना छोटा कर दो, आपके दिए गए सीक्वेंस के टोटल कितने टर्म कंटेन करेगा? इनफाइनाइटली मैनी। यानी ये इंटरवल कैपिटल एस के कितने टर्म कंटेन कर रहा है? इनफाइनाइटली मैनी। और वही इनफाइनाइटली मैनी टर्म अब कंटेन हो जाएंगे किसमें? एस कॉम्प्लीमेंट में। यानी एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस डज नॉट इक्वल टू 5, और ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या देते हैं? 5 दे रहे होते हैं। क्या ये कंट्राडिक्शन मिला? ये कब मिला? क्योंकि आपने माना लेट इफ पॉसिबल एल बिलोंग टू एस कॉम्प्लीमेंट, तो ये सही नहीं होगा। एल किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल एस में ही बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ? इसी बात को लिखते हैं। लिखना, लेकिन एस कॉम्प्लीमेंट contains no terms of sequence an which contradict the fact that L is a limit point. L is a limit point of sequence an, ठीक, as ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन contains infinitely many terms, infinitely many terms of sequence an, ठीक। therefore इसलिए L does not belong to S complement and L belong to capital S। थ्योरम प्रूफ हो गई। यही थ्योरम थी कि कैपिटल एस अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है तो उसमें से आप कोई भी सीक्वेंस बनाते हो कैपिटल एस में, तो उसके लिमिट पॉइंट बाहर नहीं जाएंगे, कैपिटल एस के ही पास कंटेंट होंगे। कल से भगवान थोड़ी थोड़ी धूप दे रहे हैं, आदमी जिंदा रहे। नोट्स अब हम उठ जाते थे, हमको लगा सब उठ जाते हैं, कौन सी दिक्कत है? नोट में पहला लगाना। क्या हुआ?
कैसा? ना 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 ना, तुम वही तो कंडीशन नहीं देखे हो। तो आज तुम पिछले वालों से पूछो। इज अ क्लोज्ड इंटरवल, I is a closed interval. If I is a closed interval, then every sequence in I, then every sequence in I has a limit point, has a limit point, has a limit point in I. ये रहा जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, ये वही बात है। जैसे क्लोज इंटरवल 0 1 लिए थे, वो क्लोज इंटरवल था। तो अगर आई आपका कोई भी क्लोज इंटरवल है तो आप उसमें कोई भी सीक्वेंस बनाओगे, उसका जो लिमिट पॉइंट निकल करके आएगा कभी बाहर नहीं जा सकता, वो हमेशा किस में आएगा? आई में ही आएगा। क्यों? क्लोज्ड है प्लस बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड है प्लस बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट सेट होता क्या है? जिसके अंदर जिस सीक्वेंस के या जिस सेट से एलिमेंट को चुरा करके बनाया गया सीक्वेंस एक सब सीक्वेंस रखे जो उसी के पॉइंट पर कन्वर्ट करे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आपका कोई भी क्लोज इंटरवल रियल की दुनिया में किस कैटेगरी में आकर के गिरेगा? कॉम्पैक्ट कैटेगरी में गिरेगा। सेकंड रिमार्क लगाना। सेकंड, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, आपने उसका लिमिट पॉइंट निकाला और लिमिट पॉइंट चाहे जितने आए 10 20 50 जितने भी आ रहे हैं, उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या आएगा? बाउंडेड या अनबाउंडेड? या मे बी बाउंडेड मे बी अनबाउंडेड। अ सेट कैपिटल ए इज क्लोज्ड, या सीक्वेंस की बात करें छोड़ो, अ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अब बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट रखेगा रखेगा। देन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज आल्सो बाउंडेड और मे बी बाउंडेड। एक एग्जांपल दो जिसमें बाउंडेड ना हो। सीक्वेंस कैसा? सीक्वेंस कैसा? बाउंडेड। सीक्वेंस कैसा? बाउंडेड। ठीक, लिमिट पॉइंट रखेगा, लिमिट पॉइंट रखेगा। ठीक, और जब उसने लिमिट पॉइंट रख लिया तो उन लिमिट पॉइंट को कलेक्ट करो। अब वो लिमिट पॉइंट के कलेक्शन के ऊपर बात करनी है कि वो बाउंडेड होंगे या अनबाउंडेड होंगे। सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो वो सीक्वेंस लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा है तुम्हारा सीक्वेंस। समझे? बताएं तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, 1 1/2, 3 1/4, 5 1/6, तुम ये सोच रहे होगे। 1 प्लस समथिंग करके, 1 प्लस समथिंग करके तुम सेट अनबाउंडेड ले रहे होगे ना। हम बाउंडेड सीक्वेंस इसीलिए पहले कह दिए। अगर मेरा सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी कैसा होगा? बाउंडेड होगा, वो अनबाउंडेड नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मेरा सीक्वेंस लोअर बाउंडेड है अपर बाउंडेड नहीं है तो यहां पर बात उल्टी बैठ सकती है। यहां पर आपको लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन मिले वो अनबाउंडेड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा मिलता रहेगी। लिखना, दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, दिस सेट ऑफ limit points, the set of limit points of a bounded sequence, of a bounded sequence, bounded के नीचे अंडरलाइन कर देना भैया, bounded sequence of a bounded sequence is bounded, is bounded। अच्छा, ये बात हुई। अब आपने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कर लिया, जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है उनके बाउंड्स निकाल लो। जैसे एक सीक्वेंस दिया जाए, सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन, ये आ गया। आप इसके लिमिट पॉइंट इकट्ठे कर लो। लिमिट पॉइंट है L1 L2 L3 अप टू सो ऑन, ये इसके लिमिट पॉइंट हो गए। फाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सेट आया ना, ये सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सेट के बाउंड्स निकाल लो, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स निकाल लो। जो इसके बाउंड्स हैं वही आपके सीक्वेंस के बाउंड्स हैं। जो इनके बाउंड्स आए मतलब लिमिट पॉइंट के कलेक्शन के बाउंड्स आपके सीक्वेंस के क्या बन जाते हैं? बाउंड्स बन जाते हैं। लिखना इसी बात को। तीसरा रिमार्क,
the bounds of the bounds the bounds of the set the bounds of the set of all the limit points all the limit points all the limit points of a bounded sequence of a bounded sequence a bounded के नीचे फिल अंडरलाइन कर देना of a bounded sequence ठीक are the same as the bounds of the sequence bounds of the sequence बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस लिमिट पॉइंट से कलेक्शन के बाउंड्स निकाल लो वही आपके दिए गए सीक्वेंस के क्या बन जाएंगे बाउंड्स बन जाएंगे यानी इनके बाउंड्स और इनके बाउंड्स अलग अलग नहीं बल्कि कैसे होते हैं सेम होते हैं ठीक 3 हो गए चौथा ये सब हम नोट में ही रखेंगे इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है दिस सेट ऑफ लिमिट points of an unbounded sequence अगर आप एक अनबाउंडेड सीक्वेंस उठाओ उस अनबाउंडेड सीक्वेंस के आप लिमिट पॉइंट निकालो तो वो जो लिमिट पॉइंट का सेट आ रहा है वो लिमिट पॉइंट का सेट वो भी अनबाउंडेड हो ये कोई जरूरी नहीं है वो बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो मे और मे नॉट बी अनबाउंडेड लिख देना द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट चाहे लिखो अनबाउंडेड चाहे लिखो बाउंडेड मे और मे नॉट बी बाउंडेड ठीक अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी इसका एग्जांपल देंगे लिखना फॉर एग्जांपल चलो पहला वो उठाते हैं जिसमें लिमिट पॉइंट का कलेक्शन करें सेट मेरा अनबाउंडेड हो लेकिन लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कैसा हो जाए बाउंडेड हो जाए ठीक टेक पहला एग्जांपल टेक सीक्वेंस an इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/2 3 1/4 इसके बाद फिर 5 1/6 अप टू सो ऑन an हम भर कैसे रहे हैं एक्चुअली ये सीक्वेंस है दैट इज अर्थात an इज इक्वल टू n जब n इज इक्वल टू ऑड और 1/n जब n इज इक्वल टू ये भर रहे हैं अब गौर करो इसका लिमिट पॉइंट कौन है 0 क्योंकि इसके पास एक सब सीक्वेंस है जो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है 1/2 1/4 1/6 इसका एक लिमिट पॉइंट कौन हो गया 0 और एक ही लिमिट पॉइंट होगा दूसरा नहीं होगा ठीक ये अनबाउंडेड है कि नहीं है अनबाउंडेड है ठीक क्लियरली सीक्वेंस an is unbounded but collection of its limit point points that is अर्थात सिंगलटन 0 ये सिंगलटन सेट है फाइनाइट है तो ये कैसा होगा इज बाउंडेड ये हमारा कैसा हो गया बाउंडेड हो गया नोट करो डोरेमोन चल रहा है हाँ वो खोल करके डोरेमोन ही देख रही होंगी दूसरा एग्जांपल लेना सेकंड अब वो एग्जांपल क्रिएट करते हैं ना जिसमें लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बनाएंगे और लिमिट पॉइंट का कलेक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा अब उनकी बात करते हैं चलो लिमिट पॉइंट के लिए कलेक्शन अनबाउंडेड करो बनाया जाता है कुछ ना कुछ बनाएंगे
पहला, दूसरा बन गया। सुनो, टेक सीक्वेंस ए एन, ठीक, सच दैट या सच दैट में टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, सुनो कैसे बना रहे हैं वो ध्यान रखना, पूरे नेचुरल नंबर में इसके लिमिट पॉइंट बना दो। एक ऐसा सीक्वेंस बनाओ जिसमें सारे नेचुरल नंबर इसके लिमिट पॉइंट हो जाए। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन कैसा होता है? अनबाउंडेड होता है, तो वो लिमिट पॉइंट का सेट आपका कैसा जाएगा? अनबाउंडेड। लेकिन कैसे बनाएंगे? ऐसा करो, पहला पॉइंट भर रहे हैं ना, तो 1 भर दो केवल। दूसरा भर रहे हैं ना, तो दूसरे वाले में आप रखो, दूसरे वाले में क्या रखा जाए? 1 प्लस, रुको ऐसा नहीं, ऐसा बनाते हैं, पहला 1 प्लस 1 अपॉन 1, ऐसा ना कर दीजिए, 1 मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो? 1 कॉमा 1 कॉमा 2, हाँ सुनो, ये फाइनाइट टाइम्स आएगा, लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। हाँ 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 हाँ, तुम सोचो तुम सीक्वेंस पाओगे ही नहीं, कैसे भरना है, नहीं समझ पा रहे हो? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 2, चौथा 1, पांचवा 2, छठवा 7। रूल कहाँ आ रहा है? पैटर्न कहाँ बना पा रहे हो? 1 2 किस नंबर पे कौन सा आएगा इकट्ठे पूछ ले, बता पाओगे? बताओ 18वें नंबर पे कौन आएगा? लगे नहीं बता पाओगे। अब तुम पूरा लिखोगे तब बताओगे 18वें पोजीशन पे कौन आएगा, वो सीक्वेंस नहीं है। पैटर्न आप कैसे बना रहे हो? तुम्हारे दिमाग में ये पैटर्न है, तुम एक साथ ना जंप भर रहे हो, पहला टर्म भर रहे हो, 2 टर्म इकट्ठे भर रहे हो, 1 2 मतलब तीसरा तुमने दूसरा और तीसरा इकट्ठे भरा, फिर तुमने क्या भरा? फिर तुमने भरा 1 2 3, 3 टर्म इकट्ठे भरे। अगली बार तुम 4 टर्म इकट्ठे भरोगे। हम तुमसे 18वां पूछे, तुमने कितना टर्म इकट्ठे भरा होगा तो 18वां टर्म मिला होगा। फंस गए कि नहीं फंस गए? तो ये गड़बड़ी है, वो उसकी बात ही नहीं हो रही है ना। 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद कॉमा, अगला आप भरो 1 प्लस 1 अपॉन 2। सोचो पहला हम क्या भर रहे हैं? 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये पूरा मिला करके आप ना एक टर्म कर दो। देखो इस पूरे को कर दो आप 2, ध्यान से सुनना, केवल और केवल पहला टर्म लिखा तो मैंने केवल और केवल एक लोगों को भरा, दूसरा टर्म किया तो मैंने कितने लोगों को भरा? 2 लोगों को भरा। अब हम तीसरा टर्म कर रहे हैं, तो तीसरे टर्म पर ध्यान देना, तीसरे टर्म में हम लिख रहे हैं 1 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक, लेकिन बात तो वही फंसेगी ना। हम सारे के सारे नेचुरल नंबर को उसका लिमिट पॉइंट बना देना चाहते हैं। नहीं 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 यार, रेंज इनफाइनाइट ना आए, उसके लिमिट पॉइंट नेचुरल नंबर की दुनिया में चले आए, हम ये चाहते हैं ना। रेंज नहीं कन्वर्ट कराएंगे, क्या रेंज कन्वर्ट करवाएंगे यार ना। 2 लिखा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 लिखा, अगले वाले में हम कर देते हैं 2 प्लस 1 अपॉन 2, अगला हम कर देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 3, कॉमा 2 प्लस 1 अपॉन 3, कॉमा 3 प्लस 1 अपॉन 3, कॉमा ना ना, ना सोचना पड़ेगा इसको। आयुषी नाम यहां से इसे उठाया जाए ना, 1 1 1 1 1 अप टू सो ऑन, 2 2 2 2
टू सो ऑन, 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। भरने का तरीका यही किया जाए ना, 1 भरे, पहली पोजीशन पर 1 भरें, ठीक, उसके बाद फिर 2 पोजीशन एक साथ भर दी जाए, 1 2, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, यही रास्ता बनेगा ना। रूल्स आपके पास यही होंगे, सबसे पहले आप एक पोजीशन भरिए, उसके बाद 2 पोजीशन इकट्ठे भरिए, फिर आप तीसरी बार जब एंट्री भरने लगे तो 3 पोजीशन इकट्ठे भरिए। मतलब जिस नंबर की एंट्री भरने जा रहे हो वहां से उतने टर्म इकट्ठे आपको भरने हैं। तो पहली एंट्री भरे 1, फिर दूसरी एंट्री भरने जा रहे हैं तो भरेंगे दूसरी एंट्री, लेकिन तीसरी भी ऑटोमेटिकली भरी जाएगी, और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से पहले टर्म को लिया हुआ था। तो 2 टर्म इकट्ठे भरे जाएंगे 1 2, फिर आप तीसरी एंट्री भर चुके हो ऑलरेडी, भरने आप जा रहे हो चौथी एंट्री, लेकिन आप अब इसको भर रहे हो कैसे, एन टपल में आप एंट्री भर रहे हो। पहले आप एक टपल उठाओ जो अकेला 1 होगा, फिर आप 2 टपल उठाओ, तो 1 2 इकट्ठे उठा के फिलअप कर दो, फिर 3 टपल उठाओ 1 2 3 4, फिर आप 4 टपल उठाओ 1 2 3 4, इस तरीके से। तो कुछ ऐसा है ना, हमको सीक्वेंस कहां से बनाने पड़ रहे हैं, इस बार हम सीक्वेंस यहां से बनाएंगे। फॉर्म सीक्वेंस, ठीक, बाय यूज ऑफ टपल्स, पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। पहला वाला कह सकते हैं 1 टपल, दूसरा 2 टपल, 3 टपल, 4 टपल, 5 टपल, इनके इस्तेमाल से सीक्वेंस बना रहे हैं। और कैसे बनाएंगे, इनको उठाएंगे और हर टपल एग्जैक्ट उतनी ही पोजीशन भरेगा जितनी उसमें एंट्री है, ठीक। एवरी टपल, एवरी कौन सा क्या है, अच्छा, एवरी टपल फिलअप एन पोजीशन इन सीक्वेंस एन, ठीक। एवरी एन टपल फिलअप एन पोजीशन इन सीक्वेंस एन, ठीक। सो सीक्वेंस ए एन बी, सो सीक्वेंस ए एन इज इक्वल, अब पहला टपल उठाओ, पहले टपल की एंट्री 1, इनको भर दिया, दूसरा टपल उठाओ 1 और 2, 2 पोजीशन भर दिया, तीसरा उठा लो 1 2 3, 3 पोजीशन भर दिया, चौथा उठा लिया 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन भर देगा, तो 5 टपल, वो 5 पोजीशन भरेगा। क्लियर हुआ, अप टू सो ऑन। ये अब इसमें जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर क्या हो चुके हैं, लिमिट पॉइंट। अब अपने पास रूल्स हो चुके हैं कि आप इस सीक्वेंस को क्रिएट कैसे कर रहे हो, वो रूल मैंने बता दिया है। क्लियर हुआ, हाँ। किस पोजीशन पर कौन सा टर्म होगा ये नहीं बता सकते भैया, ये आप तभी जब तक आप लिखोगे ना तब तक नहीं बता सकते हो, सीक्वेंस की दुनिया में आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इस बात को। और यहां पर इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, सारे नेचुरल नंबर, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, collection of all limit points is equal to n, which is unbounded, लो भैया आए उसी रास्ते पे, पैटर्न नहीं है मिला आखिरकार, हाँ फार्म, कोई बहुत तेज बोल रहा है ना, चलो उसके रूल तो मिल गए, हम तो कहे उसके रूल ही नहीं मिलेंगे भरने के। हाँ, 5वें पे लिखना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has the greatest and least limit points। जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं
लिमिट पॉइंट तो उनके पास होंगे होंगे, और वो लिमिट पॉइंट अगर हैं तो उन लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट है, तो एक ही लिमिट पॉइंट है, तो जो स्मॉलेस्ट है वही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो अलग अलग होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपके सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो कंफर्म है लिमिट पॉइंट तो होगा होगा। और अगर ऐसा है तो उसके पास स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों लिमिट पॉइंट मौजूद है। लेकिन सोचो इसमें उन सीक्वेंस को शामिल नहीं किया गया जो सीक्वेंस कैसे होंगे, अनबाउंडेड। अभी अभी जो बनाए थे 1 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, ये आपका कैसा सीक्वेंस है, अनबाउंडेड। तो इसके लिमिट पॉइंट भी कैसे आ रहे हैं, अनबाउंडेड आ रहे हैं। अच्छा, अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की दुनिया बाउंडेड आ सकती है, तो वहां पर बाउंडेड आ गई तो आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मिल भी सकते हैं और नहीं भी। और अनबाउंडेड आ गई तो आपको कहां मिल रहा है, स्मॉलेस्ट तो मिल जाएगा लेकिन ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है। इसीलिए सारा किस्सा हो किस पर रहा है, बाउंडेड पर हो रहा है। ठीक, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों लिमिट पॉइंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस 1 2 1 2 1 2 अप टू सो ऑन, इसमें दो लिमिट पॉइंट है। ठीक, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू 2। क्या कह रहे हो? हम क्या करें, चर्चा कौन किया खाने पीने की, हम तो किए नहीं। चिटका और इमली दोनों की चर्चा तुम ही लोग की हो, हम नहीं की। डंडा मार के इमली तोड़ने को जो मजा होता है ना, वो मार्केट से खरीद के खाने में नहीं होता है। कभी नहीं तोड़े, या तुम उसको कहते हो तुम खुद ही दूसरी दुनिया से आए हो। हम लोग स्कूल से एक क्लास बंक करके इमली तोड़े हैं। अरे हाँ, शरीफ बन के पाए क्या आखिरकार, लिखना छठे पे। जिससे शरीफ बच्चे जो होते हैं, शरीफ बच्चे वो बहुत सारे एडवेंचर से दूर रह जाते हैं ना। हाँ, इसीलिए आपको ना एमबीबीएस होना पड़ता है, मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी, वहां आप रहो। नहीं यार, कभी कभी क्लास में भी शराफत नहीं दिखानी चाहिए। तुम लोगों में से कितने लोग बड़े ईमानदारी से बताना टिफिन खोल करके खाए हो चलती क्लास में? सुनो, सामने से तीसरी रो में बैठ करके खा करके कभी देखो ना, बैठ करके कभी खाए तीसरे में। अगर सामने से तीसरे में खाने का डेयर नहीं कर पाए हो ना तो कुछ नहीं किया, क्योंकि सबसे पीछे वाला तो खा सकता है। हाँ, सबसे पीछे वाले का डेयर तब माना जाएगा जब उसके टिफिन में आम का वो अचार पड़ा है जिसके खुलते पूरी क्लास उसका डेयर मारा जाएगा। अरे हम लोग सुनो, हम 8वीं में थे, 8वीं में, और खोल दिया मैंने टिफिन, पूरी क्लास पीटी गई थी। क्यों? क्योंकि वो हम 4 अचार लेकर के गए थे, गिन करके 4 लेकर के गए थे, और आधा काट काट करके एक तरफ से बट रहे थे, और बटते बटते 3 रो में बट गए थे। कौन? नहीं तो हम लोग तो, हम देखो हम तो लेके इसीलिए गए थे बांट सके लोगों को। बांटोगे तभी तो आपका क्रेज होगा, तभी तो आप वो वाले, देखो वो जो अल्फा मेल वाली कैटेगरी थी ना, वो बहुत मतलब पागलपंथी वाली होती है। हाँ, अरे सॉरी, सुनो। छोड़ो जाने दो, लेकिन द सेट द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, हाँ मैंने ये गलती की थी, मैंने 3 रो तक बांट दिए। तो मीरा मैडम पढ़ा रही थी ना, अरे नाम गलत ले लिए उनका ना, नहीं वो नहीं थी, कोई और मैडम थी, ठीक एक्स वाई जेड कह दो। वो आज 3 रो तक बट चुके थे, और 3 रो तक बटने के बाद उनको 2 रो तक महक नहीं आई, तीसरी रो पे उनको महक आई थी, जबकि उसके पहले ही पूरी क्लास में महक रहा था। मानोगे नहीं तुम लोग, उठवाई डंडा, बड़ा वाला मंगवाई, और उसके बाद एक तरफ से सारी क्लास खड़ी, हाथ आगे कर करके। अब हम हाथ आगे नहीं किए, हम पीछे किए, क्योंकि हमको हाथ पे ज्यादा लगते हैं, मेरे यहाँ यहाँ और पीठ पे 3 जगह पड़ी हुई थी। तो अचार 4 लेके गए थे और 3 डंडा पाए थे, इसलिए तब भी संतोष था कि ठीक ही था, लेकिन खाए सब थे, और मार भी सब खाए, लेकिन सबको मजा आई। अगले दिन फिर बांटा गया था द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट
द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस प्रिंसिपल मारे हैं नहीं, मेरी प्रिंसिपल मुझको नहीं मारती थी, रीजन था। मेरी प्रिंसिपल मुझको इसलिए नहीं मारती थी, उनका एक रीजन था, बहुत तगड़ा रीजन था। एक तो अपनी उम्र के तकरीबन 55 बसंत पार कर चुकी थी, तो मतलब हार बेटा जो है अपना बेटा नहीं, हार नहीं लगता था, ये ना कहो ना, हार शक्ल अच्छी होनी चाहिए, चाहे चाहे वो सूरत हरामी ही क्यों ना हो, शक्ल अच्छी होनी चाहिए। ठीक, मेरे साथ प्लस पॉइंट था, मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना मेरा गोल चेहरा और मेरे गोल वाले बाल। अभी तो चलो कम हो गए हैं, अभी सीधे होने लगे, एकदम ऐसे गोल 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 घूमे घूमे थे। तो जब प्रिंसिपल ऑफिस के पास से गुजर जाते ना, तो ऐसे पकड़ती थी ना, कहती थी और बेटा खाना आना खा लिए कि नहीं खा लिए। तो ये वाला जो सीन था, मेरे को प्रिंसिपल कभी नहीं मारी, एक रीना मैडम कभी नहीं मारी, एक वो प्रिंसिपल मैडम कभी नहीं मारी, और एक शशि मैडम कभी नहीं मारी। लेकिन शशि मैडम अपने घर से टिफिन लेकर के आती थी, उसमें मुझको देती थी टिफिन करने को। हम के सही है, अपने तो जलवे थे। लेकिन हाँ बाकी मैडम, अरे उनकी बात ना करो। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज अ क्लोज्ड सेट, फुल स्टॉप। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज अ क्लोज्ड सेट। अगर आप किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को इकट्ठा करते हो, तो वो हमेशा कैसा निकल करके आता है, एक क्लोज्ड सेट आता है, यानी वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने ही पास कंटेन करेगा। अब हमारे हैं उस टॉपिक पर जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर में आता है, जो हम सबसे कम पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को। पता नहीं, तुम लोग कह रहे हो, मुझको याद नहीं आ रहा क्या। वो भी लिखवा दिए हैं यार, तो बाकी क्या लगाए थे बीएससी में, लिमिट इंफीरियर, इसीलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा है। लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर, या इसी को हम लोग लोअर लिमिट भी बुलाते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कुछ नहीं, अपने नाम से ही जाहिर है वो। किसी सीक्वेंस के सारे लिमिट पॉइंट इकट्ठे कर लो, उस लिमिट पॉइंट में जो आपको सबसे इंफीरियर नजर आए, सबसे कमतर छोटा वाला लिमिट पॉइंट, वो आपका लिमिट इंफीरियर कहलाता है। और जो सबसे बड़ा वाला नजर आए, वो आपका लिमिट सुपीरियर कहलाता है। और जो बीच वाले हैं, वो लग्गू भग्गू हैं, उनको कोई गिनता उनता नहीं है। लिखना फॉर अ बाउंडेड, लेकिन ये सारी कहानी अब बाउंडेड सीक्वेंस पर होगी। ठीक, क्योंकि अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड ना हुआ, तो आपको लिमिट इंफीरियर मिल सकती है, लिमिट सुपीरियर नहीं। लिमिट सुपीरियर मिल सकती है, लिमिट इंफीरियर नहीं। और हो सकता है ना तो लिमिट सुपीरियर मिले और ना तो लिमिट इंफीरियर मिले। ना मिलने का सेंस ये होता है कि प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पर गिरना, ये याद रखना। लिखना फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस, दुनिया बटी पड़ी है, जानते हो ये दुनिया वर्ल्ड कप में एक हो जाती है, आईपीएल में बढ़ जाती है। और बाउंडेड सीक्वेंस किसको, सीक्वेंस ए एन, इट्स इट्स स्मॉलेस्ट, हाँ जीत तो लगी रहती है। लिमिट, जितना बोल रहे रिकॉर्ड हो गया ना, तुमको देशद्रोही का टैग मिलेगा। लिमिट पॉइंट नोन एज, known as limit inferior, limit inferior, limit inferior of sequence an फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस एन, किसी बाउंडेड सीक्वेंस के लिए इट्स स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, जो उसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा, नोन एज, वो जाना जाता है लिमिट इंफीरियर के नाम से। डिनोट कैसे किया जाता है, दो नोटेशन है, एंड डिनोटेड बाई, एंड डिनोटेड बाई, और हम इसे डिनोट करते हैं कैसे, चाहे आप लिख दो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंफीरियर ए एन, चाहे ये लिखो, और चाहे इससे भी आसान ये होता है कि आप केवल ये लिख दो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और चूंकि लोअर है तो नीचे एक बार लगा दो ए एन। दोनों में से आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल यहीं पर दे दें, एग्जाम्पल फॉर sequence minus 1 to the power n, for sequence minus 1 to the power n, limit inferior of a n, ठीक, n approaches to infinity is equal to,
इसके पास दो लिमिट पॉइंट है, एक -1 दूसरा +1, सबसे छोटा कौन है -1, तो इसका लिमिट इंफीरियर कौन होगा -1। अच्छा, फॉर सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस के लिए भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, बोल भैया आपकी फिर कितना होगा 1 होगा। 2 वाले बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुमको पीक पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ाएंगे, सुनाई नहीं, सुनोगे क्या? पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस नहीं यार, बहुत सिंपल सा है यार। चलो इसी पे लिखा देंगे पीक पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। बचपन की यादें रह गई हैं बस खाली, हम लोग बड़े हो गए, जिंदगी संभाल लिए, लग रहा है जिंदगी हमको संभाल रही है, कुछ आता पता नहीं है। पता है जिंदगी हमको संभाल नहीं रही, हम जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी हम लोगों को लुथार रही है। मैं पकड़ पकड़ करके दूर में रगड़ दो। ऐसे ही लिमिट सुपीरियर लिख देना, असली लिमिट सुपीरियर इंफीरियर तो हम लोग बन गए हैं। लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर, हाँ हाँ, और अथवा इसी को कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। बात वही है, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट इकट्ठा कर लो, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा लिमिट सुपीरियर लिखना। फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस, फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस, फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन, its greatest limit point, its greatest limit point, its greatest limit point is called, is called the limit superior, the limit superior is called the limit superior and is denoted by, and denoted by, and denoted by, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, चाहे आप लिख दो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुपीरियर ए एन, चाहे ये लिख दो, और अथवा आप लिख दो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन और ऊपर आप एक अपर बार लगा दो। दोनों में से किसी भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। वह रीमान लोअर सम अपर सम याद आ रहा है ना, एलपीएफ यूपीएफ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। रीमान का लोअर इंटीग्रल निकलता था तो इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी एफ एक्स डी एक्स, अपर निकलता था इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स। कुछ नहीं, सिंबल है बस खाली पहचानने के लिए, नीचे कट लगाया तो लोअर, ऊपर लगाया तो अपर। एग्जाम्पल पे वही दो चिपका लो, -1 टू दी पावर, -1 टू दी पावर n में सुपीरियर क्या होगा 1, और 1 2 3 में 3, ठीक लिख देना इसी बात को। फॉर एग्जाम्पल अभी इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। फॉर सीक्वेंस -1 टू दी पावर n लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू +1, ठीक। सेकेंड, फॉर सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू 3। अब वो अंडरस्टूड है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसलिए उसको हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ठीक। और
अब चूंकि आप चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हो कि सबसे छोटा लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर है, तो इसका मतलब जिस दिन एक ही लिमिट पॉइंट होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप जब इन दोनों के बीच में इनइक्वलिटी देखोगे तो आपको मिलेगा लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए। जो सबसे छोटी लिमिट पॉइंट होगा वो सबसे बड़े लिमिट पॉइंट के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसको पार नहीं कर सकता है। इसी बात को नोट में लगा देंगे। मिटा दिया जाए। जब एग्जाम में नकल करने की बारी होती थी, पूछने की बारी होती थी, तो क्लास का सबसे तेज लड़का लोगों का फेवरेट हुआ करता था। ठीक, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जब ये सारी बातें हुआ करती थी ना, नौटंकी करने वाली बातें होती थी, तो उसमें ना जो सबसे चिबिल्ला इंसान होता था वो सबका फेवरेट हुआ करता था। तो उस समय जब आपको लंच में या फिर आपको क्लास बंक करके इमली के लोग आपका काम खुद पूरा कर देते थे। कहते तुम जाओ, पानी पीने के बहाने से वो एक बार निकलेगा, वो जाएगा, चूंकि लंच में खेलना भी तो है तो इमली पहले तोड़ी जानी चाहिए। वो जाएगा इमली तोड़ेगा, पूरी क्लास भर वो इमली तोड़ता रहेगा। यहाँ उसकी कॉपी अपनी नहीं लिखी जाएगी, उसकी कॉपी पहले लिखी जा रही होगी और फिर वो अपनी ऊपर की पॉकेट में, यहाँ के पॉकेट में, यहाँ के पॉकेट में, सब जगह पर इमली बटोर करके लेकर के आएगा, उसके बाद पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसे लड़के जो होते थे क्लास के ना, गोल्डन बॉय की कैटेगरी में हुआ करते थे, समझे। और आपको इस कैटेगरी में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं जिसमें क्यों, पढ़ाई में आपको कूटे जाने का डर नहीं है। इसलिए अगर कोई आपके घर का गार्जियन उधर से गुजर गया ना, पहले तो वो लतियाएगा, फिर आप क्लास लाए जाओगे, फिर आप वहां लतियाए जाओगे और सब के आगे आपकी बेइज्जती होगी। और जब ऐसी मार पड़ती है तो बाद में आपको सांत्वना देने वाले लिमिटेड होते हैं। लिखना नोट। वो सब धोखेबाज होते हैं। नोट में पैसा। और भाई 2 दिन बीतेगा, 2 दिन तक आपसे कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे दिन फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा तीसरी कुटाई के लिए। नोट पे लिखना लिमिट interior of an approaches to infinity is less than or equal to limit superior of an approaches to infinity। अगर मेरा सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है, अगर मेरा सीक्वेंस ए एन बाउंडेड एबव नहीं है, हम लोअर बाउंड की बात ही नहीं करें, केवल एक बात करें, अगर वो बाउंडेड एबव नहीं है तो उसका जो लिमिट सुपीरियर निकल करके आएगा वो हमेशा कितना आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा। ठीक, मतलब उसके पास कोई अपर लिमिट पॉइंट ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लिखना इसी बात को। दूसरे में लिखना नोट नंबर 2, सेकेंड, इफ सीक्वेंस ए एन, if sequence an is not bounded above, not bounded above, not bounded above, ठीक, limit n approaches to infinity, limit superior of an is equal to plus infinity। इसी तरीके से नॉट बाउंडेड बिलो के लिए लिख लो तीसरा, इफ सीक्वेंस an is not bounded below, is not bounded below, is not bounded below limit n approaches to infinity, inferior of an is equal to minus infinity, minus infinity। हम लोगों को कोई शौक नहीं चढ़ती थी क्लास में पहले खाना खाने की, बस केवल एक ये था ना, आधे घंटे का तो लंच हो रहा है, उसमें खेलने को मिल जाएगा। अब उसमें भी बैठ कर खाना खा रहे हैं तो खेलेंगे कब, 10 मिनट तो लगेगा ना खाना खाने में, कितना भी ली लोगे तो सीधी रोटी तो ली नहीं सकते, पहले ही खाओ और उसके बाद खेलो जा करके, तो कभी कभी बचत होती है। हाँ, यार नॉर्मली क्या मम्मी लोग, अच्छा मम्मी लोगों को मना करो ना तब भी मम्मी लोग ना भारी खाना रखती थी, उनको भी पता होता था वो तो दलिद्र है, खाओगे तो है ही जम करके। हाँ, पराठे,
कौन सा? हम बांट नहीं यार, देखो खाने को हम नहीं बांट सकते थे, अचार उचार बांटना ठीक है, खाना वाना नहीं बांट सकते थे ना। खाने के साथ कोई यारी दोस्ती किसी से नहीं है। रीजन, अपना पेट भर जाए उसके बाद दूसरे का भरेंगे। अपना तो भर नहीं रहा, दूसरे की टिफिन का भी मिल जाए तो वो भी चल जाएगा। हो जाए तो अगला करें, इसमें एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल देखना दोनों पे। देखना एग्जाम्पल पहला। एग्जाम्पल किस पे? नोट्स बनाने में? काहे दो तीन ठो? अरे तुम तो उनसे पढ़े हुए ना, तब भी नहीं हो पाएगा। उनसे उनसे हम नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसी बातें कही नहीं जाती। लिखो, फॉर सीक्वेंस ए एन वेयर, अब आई दिमाग में, वेयर ए एन इज इक्वल टू, पहला एग्जांपल वही ले रहे हैं, या एक काम करो, एन इज इक्वल टू 3/n कर दो, वेयर ए एन इज इक्वल टू 3/n। ठीक, लिमिट inferior of an n approaches to infinity is equal to, सुनो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है? सीक्वेंस 3/n कन्वर्जेंट है, कहां पर कन्वर्स करेगा? जीरो पर। इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा और वो खुद कौन होगा? इसकी लिमिट जीरो होगी, तो इसका लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू कितना? जीरो। एन अप्रोचेस टू, मतलब ये वो सीक्वेंस है जो कन्वर्ट, अभी आगे लिख भी देंगे, जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं उनका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों आपस में कैसा होता है? बराबर और यूनिक होता है लिमिट। ठीक, दूसरा लिखना, सेकंड, सीक्वेंस ए एन वेयर, जहां पर वेयर ए एन इज इक्वल टू, आप ए एन इज इक्वल टू 1 भर दो जब जब एन आपका कितना होगा? ऑड होगा, और आप इसको एन ही भर दो अगर एन बराबर कितना है? इवन है। ये लो, सोच के बताओ क्या सचमुच आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव है कि नहीं है? नहीं है, लिखना क्लियरली इट इज नॉट बाउंडेड अबव। भरना आया ना, कैसे भर रहे हो? n बराबर 1 भरा जाएगा जब जब ऑड होगा, मतलब हर ऑड पोजीशन पर 1 मार्क। कितनी ऑड पोजीशन मौजूद है सीक्वेंस में? इनफाइनाइट। तो 1 आपका लिमिट पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, और जितनी इवन पोजीशन है वहां पर वही नंबर भर दिया जाएगा। जैसे 2 A2 आप भरोगे तो A2 में आपको 2 ही भरना है, A4 भरोगे तो 4 ही भरोगे, A6 भरोगे तो 6 ही भर दोगे। ठीक, तो बढ़ता जा रहा है, 2 4 6 8 10 लगातार बढ़ रहा है, तो बाउंडेड एबव नहीं है। लिखना क्लियरली, लिखे ना बाउंडेड एबव नहीं है, हम भी लिखें क्लियरली सीक्वेंस ए एन इज नॉट, आ गई ये? हाँ, अच्छा ये बात है, नॉट बाउंडेड एबव। स्पष्ट है हमारा सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक, एंड इट्स लिमिट पॉइंट भी, इट्स लिमिट पॉइंट, इट्स लिमिट पॉइंट बी कितना है? 1, क्योंकि कोई टर्म अगर इनफाइनाइट टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है तो पक्की बात है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सेट में तो रिपीट ही नहीं कर पाएगा, और सेट में ये कहानी नहीं है। यहां पर एक छोटी सी बात यहां पर इसको कह सकते हैं, तो सोचो इसके लिए, सो लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना होगा? 1। लेकिन लिमिट सुपीरियर ऐसे केस में क्या लिखी जाएगी? लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू इंफिनिटी, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक, इसी तरीके से अब उस सीक्वेंस को उठा लो जो कि लोअर बाउंडेड नहीं होगा। ठीक, उनके लिए लिख लेते हैं। लिखना तीसरा एग्जांपल, थर्ड, टेक सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू कौन सा? क्या करना है? लो भैया बस ठीक है, लिख दिया। हाँ, देन कीपिंग खुराफात ना, वहां अंग्रेजी निकालो, कीपिंग खुराफात।
सीक्वेंस an इज इक्वल टू, सुनो इसके लिए क्या करते हैं, -1, मूड नहीं है, -2, 1/2, -3, -1/3 अप टू सो। अब सही है, क्या हुआ? हाँ मेरे पास कोई मूड नहीं है। -1, -1/1, -2, -1/2, -3, -1/3, इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा? 0। ठीक, एक ही लिमिट पॉइंट होगा और नहीं होगा। ठीक, it is clearly it is not bounded below, it is not bounded below, स्पष्ट है ये बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक, और सो लिमिट n approaches to infinity, limit inferior of an is equal to -infinity, और लिमिट n approaches to infinity superior of an is equal to कितना? 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट अब कौन बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 2 दिन और 2 दिन में सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद सीरीज उठाएंगे। टफ नहीं है, सीरीज इससे ज्यादा आसान पड़ेगी। टेस्ट है वही टेस्ट, उतना रट्टा मारो। हाँ ये इस पे तो हम भी मानते हैं। हाँ हाँ, वो मान के चलो ना, आप सारे टेस्ट पे तकरीबन 10-10, 15-15, 20-20 सवाल लगा लो, अगर इतना लगा लो सफिशिएंटली, तो तुमको एक अंदाजा मिल जाएगा। कुछ बड़े अड़ियल सवाल होते हैं, वो तो आपको कोई अंदाजा नहीं देते हैं, वो अपने अंदर में 2-2 टेस्ट लगवा रहे होंगे ना, ये भी लगवाओ ये भी लगवाओ। किसमें? हाँ, ऑब्वियस बात है, आपको स्टेप में लौटना है ना वहां तक। ये टेस्ट फेल कर गया, इतने तक के लिए उस टेस्ट ने बताया, इसके बाद ये फेल कर गया, अब आपको अगले टेस्ट की दरकार है, अगले टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो वो उतना हो जाता है नॉर्मली, हल्की बातें हैं। इसके बाद थ्योरम लिखो, इस थ्योरम का हम प्रूफ नहीं कराएंगे, केवल समझा देंगे बस, प्रूफ नहीं कराएंगे इसका। थ्योरम लिखना, अ रियल नंबर स्मॉल एल, अ रियल नंबर स्मॉल एल, ठीक, इज द लिमिट सुपीरियर of a bounded sequence sequence an, if and only if, केवल और केवल तब, the following conditions are satisfied, डैश। कोई नंबर l अगर लिमिट सुपीरियर बन रहा है, ठीक, तो नीचे लिखी गई दोनों बातें पूरी होती, और अगर किसी नंबर l के लिए नीचे लिखी गई दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो कंफर्मली आपके सीक्वेंस के लिए किसका काम करेगा? लिमिट सुपीरियर का काम करेगा। इसलिए कंडीशन किसकी है? इफ एंड ओनली इफ की। लिमिट सुपीरियर हो तो नीचे की दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी, और नीचे की दोनों शर्त मान रहे हो तो आपको कोई लिमिट सुपीरियर बनने से रोक नहीं सकता है, आप लिमिट सुपीरियर हो गए। अब शर्तें क्या क्या हैं वो सुनो। पहली बात, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप कोई भी छोटे से छोटा नंबर चुन लो, पॉजिटिव नंबर, कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चुन लो, उसके लिए जो आपका L माइनस एप्सिलॉन आएगा, ठीक, वो L माइनस एप्सिलॉन छोटा होना चाहिए सीक्वेंस के टर्म an से, लेकिन कितने टर्म से छोटा होना चाहिए? इनफाइनाइटली
मैनी टर्म्स से, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। लिखो, अभी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे, जल्दी समझ आ जाएगा। L आपके सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन गया। अगर आप उस L में से कुछ भी कम करोगे, कितना भी कम से कम आप निकालोगे, L माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जितना छोटा तुम ले सकते हो उतना छोटा है, बस जीरो नहीं है, ठीक। तो अगर आप अपने लिमिट पॉइंट में थोड़ा सा भी डिक्रीजमेंट करोगे तो आपके सीक्वेंस में इनफाइनाइट मेंबर ऐसे पैदा हो जाएंगे जो इस L माइनस एप्सिलॉन को पार कर चुके होंगे, इससे बड़े रहे होंगे। पहली शर्त आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त, अगर आप अपने लिमिट पॉइंट में कुछ बढ़ाते हो तब क्या घटना घटेगी। सेकंड, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन an। L प्लस एप्सिलॉन आपके सीक्वेंस an से बड़ा बैठेगा, सीक्वेंस का टर्म an से बड़ा बैठेगा फॉर ऑल सभी टर्म से, एक्सेप्ट सम फाइनाइट टर्म, फॉर ऑल एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। कुछ पर्टिकुलर टर्म को छोड़ दो, तो L प्लस एप्सिलॉन बाकी के सभी टर्म से हमेशा कैसा बैठेगा, बड़ा बैठेगा, ठीक। अगर L लिमिट पॉइंट बन रहा है आपके सीक्वेंस का, और कैसा लिमिट पॉइंट बन रहा है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो उसको दो बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात, उस लिमिट पॉइंट में से थोड़ा सा भी डिक्रीज करोगे तो आपके सीक्वेंस में इनफाइनाइट मेंबर पैदा हो जाएंगे जो इस L माइनस एप्सिलॉन से कैसे होंगे, बड़े होंगे। और अगर आप इस लिमिट पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो आपके सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट लोगों को छोड़ दो तो आपके सीक्वेंस में जितने टर्म हैं वो सभी के सभी L प्लस एप्सिलॉन से कैसे बैठेंगे, छोटे बैठेंगे। अगर ये दो बातें पूरी रही, सोचो हो क्या रहा है, डिक्रीज कर रहे हो किसमें से, अपने लिमिट पॉइंट से अगर कुछ डिक्रीज कर रहे हो तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म उससे बड़े आ रहे हैं, और अगर उसमें कुछ इंक्रीज कर रहे हो तो कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी किसी की हैसियत नहीं है L प्लस एप्सिलॉन को पार करने, कुछ लोगों की हैसियत हो लेकिन बाकी किसी की हैसियत नहीं है इनको पार करने की। फॉर ऑल an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, फॉर ऑल सारे मेंबर के लिए ये सीक्वेंस का टर्म an L प्लस एप्सिलॉन से कम होगा, एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ, कुछ फाइनाइट वैल्यूज को छोड़ करके। क्लियर हुआ। अब एग्जांपल पे दिखा रहे हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ठीक, टेक सीक्वेंस an is equal to sequence 1 plus 1 comma 1 plus 1 upon 2 comma 1 plus 1 upon 3 comma 1 plus 1 upon 4 comma up to so on। ठीक, ये सीक्वेंस आया क्या, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, नहीं है, बाउंडेड है, ठीक, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस है, क्या इसके पास लिमिट पॉइंट मौजूद है, कौन है इसका लिमिट पॉइंट, 1 है, पक्की बात, लिखना। हाँ क्या हुआ, डिक्रीजिंग है, हाँ लिमिट पॉइंट इसका 1 है, और कोई लिमिट पॉइंट है, और कोई नहीं है, पक्की बात है, ठीक है, तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। लिख रहे हैं लिमिट an अपर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है और वो खुद उसकी लिमिट होती है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 1 पर जाकर के कन्वर्ट कर जाएगा, एक ही लिमिट पॉइंट देगा, ठीक। लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू 1। अब हम एप्सिलॉन चुनते हैं, वो कहे ना फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो चलो कुछ पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेते हैं, हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, ठीक। 1 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1/2 होगा। सहमत हो कि नहीं, 1/2 का मतलब 0.5। तुम गौर करो, इसमें जितने टर्म हैं, इसमें जितने भी टर्म लिखे गए हैं, क्या वो सारे टर्म 0.5 से बड़े हैं, एक्चुअली सारे बड़े हैं भैया मेरे, सब 1 प्लस समथिंग है,
1 प्लस समथिंग का मतलब है 1 से ज्यादा है तो 0.5 से तो बड़े होंगे ना, तो इसका मतलब है दिस L माइनस एप्सिलॉन, ऐसे लिखना L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन कितना an फॉर ऑल n। सीक्वेंस के सारे टर्म कैसे हो गए, L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो गए। क्या पहली वाली बात पूरी हो रही है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इन आवर सीक्वेंस विच आर ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। तय हो गया। अब आप L प्लस एप्सिलॉन करो तो देखना 1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होगा 3/2। भाई एप्सिलॉन 1/2 आपने लिया है, यहां लिखें फॉर एप्सिलॉन 1/2, ये हो गया कितना 3/2। 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। 3/2 का मतलब कितना 1.5। अब तुम गौर करो ये कितना है 2 है, क्या ये इससे बड़ा है? बड़ा है पक्की बात। क्या ये इसके बड़ा है? नहीं, बराबर हो गया। लेकिन इसके बाद जितने लोग हैं क्या वो सारे लोग इससे छोटे हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब इन आवर सीक्वेंस देयर आर सम फाइनाइट टर्म्स विच आर ग्रेटर देन L प्लस एप्सिलॉन। in our sequence there are some finite terms which are greater than L plus epsilon, but there are infinitely many terms which are less than L plus epsilon। क्लियर हुआ? या आप ऐसे बोल सकते हो एक्सेप्ट सम फाइनाइट टर्म्स, कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ करके एवरी मेंबर ऑफ सीक्वेंस कन्फर्मली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब वन आपके सीक्वेंस का क्या लिमिट सुपीरियर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों बातों को पूरा कर रहा है और एक्चुअल में वो लिमिट है वही लिमिट सुपीरियर है। क्लियर हुआ? लिखना 1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ करके, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 और 2, इन्हीं दोनों को छोड़ दो बस केवल। अभी ये समझ में आया? डिफिनीशन लिखने पे ना थोड़ा सा क्लियरिटी उतनी नहीं आ पाती है स्टूडेंट्स को, अपने को नहीं कह रहे हैं, नहीं तो हमको समझो हमको आ गई। अच्छा, अब अगर हम लिमिट इंफीरियर के लिए ऐसे ही थ्योरम लिखाएं तो समझ में आ जाएगी तुरंत। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल खुद सोचना, हम उसके एग्जाम्पल नहीं देंगे, यही एग्जाम्पल है, सोचना भी नहीं है। किस पे? नहीं माइनस का ही लगाओगे यार, लिमिट इंफीरियर इसी में सेम टू सेम तो है। ठीक, तो इसी में लिमिट इंफीरियर 1 है, इसी के लिए वो भी वेरीफाई कर लेना। अब सुनो, ये कहानी जो मैंने केवल एप्सिलॉन 1/2 के लिए दिखाई है ना, आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, सबके लिए यही बात होगी, सभी के लिए ये होगी। ठीक, तो व्हाट एवर बी एप्सिलॉन, और पर्टिकुलर एप्सिलॉन पर आप इसको सेटिस्फाई करो, लेकिन कुछ एप्सिलॉन पर आप इसको सेटिस्फाई ना करो, तो आपने जिस पॉइंट को चुना है वो पॉइंट आपका लिमिट सुपीरियर नहीं हो सकता है। हर एप्सिलॉन के लिए आपको ये बात सेटिस्फाई करनी है। एक मिनट रुको आयुष, एक मिनट रुको। रियल नंबर, अभी कहेंगे टोनी कक्कड़ कौन है, तुरंत बताओगे रियल नंबर गाना सुनिए ना, गाना कौन है तो नंबर कौन सा है, 94241 इज द, उस नंबर को डायल करो तो कहेगा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, या तो कहेगा ना आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। इज द, उसको भी पता है टोनी कक्कड़ कितना अमान्य है। इज द लिमिट inferior, a real number small l is the limit inferior of a bounded sequence, of a bounded sequence, of a bounded sequence, sequence an, if and only if and only if तुम चाहो तो ना रुक करके पलट सकते हो, ये सामने मौजूद है तो दोनों स्टेटमेंट का कंपैरिजन करा सकते हो, तुमको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस, the following the following conditions
if and only if the following conditions are satisfied, are satisfied, satisfied। पहली कंडीशन, मिलाते चलना। लिमिट सुपीरियर बना था तो दो कंडीशंस लिखी थी, लिमिट इंफीरियर अगर कोई बन रहा है तो उसको दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशंस लिखा है फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक। ए एन, एल प्लस एप्सिलॉन के लिए क्या लिखे थे? लेस देन लिखे थे, लेकिन आगे के सेंटेंस पढ़ो, एक्सेप्ट सम फाइनाइटली मैनी, यही तो था। यहां पर देखना, ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, मैनी वैल्यूज ऑफ एन। जो आपके सीक्वेंस के टर्म होंगे वो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ एन के लिए, यानी आपके सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म ऐसे होंगे जो एल प्लस एप्सिलॉन से कैसे बने रहेंगे? छोटे बने रहेंगे। अब इसी तरीके से सेकंड, फॉर ईच एप्सिलॉन, आपके द्वारा चुने गए छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। किसके लिए? फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्सेप्ट, छोड़ करके, फॉर ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। मिला कंपैरिजन दोनों का? यही इतने दोनों के अंतर आते हैं, हालांकि अंतर बहुत है, कम नहीं है, इसी अंतर को बहुत करते हैं। अब इस पर तुम जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल को अपने हिसाब से वेरीफाई करना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 लेकर के हो जाएगा। हम नहीं करा रहे फिर वो एग्जाम्पल, ठीक, वो तुम्हारे जिम्मे छोड़ दिए। हालांकि बेसिक वही याद रखो ना, मतलब ठीक है, डिफिनेशन तो तुमको ये थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। मेन वही है कि सबसे छोटा लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर है और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर है, ठीक। अगली थ्योरम मिटा दिया जाए। लिखना, अ बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन थ्योरम, अ बाउंडेड सीक्वेंस, अ बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन converges to L, converges to L, कोई बाउंडेड सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट है वो L पर कन्वर्ज करेगा, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू L। जिस दिन सुपीरियर और इंफीरियर दोनों लिमिट बराबर हो गई, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो तय बात है उसकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बराबर हो जाएगी, ठीक। यानी कोई सीक्वेंस में अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बराबर नहीं आई तो आपका सीक्वेंस कुछ भी हो जाए लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता है। इसका प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ, प्रूफ सबसे पहले नेसेसरी पार्ट, मतलब कंडीशन इज नेसेसरी। आप सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मान करके चलो और दिखाओ कि सुपीरियर और इंफीरियर दोनों लिमिट आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, ठीक। लिखना नेसेसरी पार्ट, एन पार्ट लिख देना, नेसेसरी पार्ट, लेट बाउंडेड सीक्वेंस, लेट बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस टू एल। माना बाउंडेड सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करता है? एल पर कन्वर्ज करता है। अच्छा, किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? केवल एक होते हैं, तो इसका अकेला लिमिट पॉइंट कौन होगा? एल। और जब वो अकेला है तो वही सुप्रीमा है और वही इंफीमा है, लिख लेना। देन स्मॉल एल इज द ओनली, स्मॉल एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट, ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब यह हुआ
L is the greatest as well as L is the greatest as well as the smallest limit point of sequence an. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट सुप्रीमा ऑफ an is equal to limit infima of an is equal to L. Condition is necessary. नेसेसरी पार्ट इसके हो गए. खुजली हो रही है आंख में. अच्छा, वैसे शरीर में खुजली हो तो इसे कुछ 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 खुजला लेते हैं. आंख में होती तो बड़े इत्मीनान से करना पड़ता है. काश आंख भी ऐसी होती ना, आदमी नाखून मारता उसमें भी. सफिशिएंट पार्ट, एस पार्ट. बहुत नुकसान है. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, बहुत नुकसान है. हम लोगों की पूंछ गायब हो गई, इसका बड़ा नुकसान है. कौन सा? तुम समझ नहीं पाए. पूंछ होने के बड़े फायदा होते. अगर हम लोगों की पूंछें होती तो हम लोग जो किताबें बैग वैग में ना आती, पूंछ में लपेट करके लेकर के चल देते. एक बात. दूसरा, अगर कि जैसे नकल वकल करना है, बुलाना पड़ता है ना, बुलाना ना पड़ता. उसके बाद सीधे अपने फ्रेंड के सिर पे टक टक टक, वो आपको देखता था, कहता पर्ची भाई उसी पूंछ वाली जो बाल है उसी में बांध दे रहे हैं, वहां जाकर के खोल लेना. इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए, लेवल में आओ. क्या कहे? नहीं, पूंछ की चेकिंग ना होती, गुरु जी की भी पूंछ होती. जब आपकी पूंछ वहां टक 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 कर रही होती, इधर से ये टक कर मारते. सफिशिएंट पार्ट. लेट, चलो सफिशिएंट में हम उल्टा मानते हैं इंफीरियर सुपीरियर लिमिट बराबर है. ठीक, तो हम दिखाएंगे मेरा सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा. लेट लिमिट n approaches to infinity superior an is equal to limit n approaches to infinity inferior an is equal to L. हम ये मान लेते हैं, माना सुपीरियर और इंफीरियर लिमिट आपस में कैसी है, बराबर है. चलो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाते हैं. देखना, सबसे पहले सुपीरियर लिमिट L लेकर के चलो. लिखना, नाउ लिमिट सुपीरियर ऑफ an is equal to L, जहां पर n approaches to infinity. This implies that, इसका मतलब ये हुआ कि, याद करो, लिमिट सुपीरियर अगर L है तो इसका मतलब हमारे सीक्वेंस के टर्म an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होंगे. किसके लिए? आगे जोड़ो, एक्सेप्ट सुपीरियर की बात कर रहे हैं. याद आया? ठीक. और अब हम बात करेंगे जब इंफीरियर की, तो वहां पर कितना लेंगे? L माइनस एप्सिलॉन. दिमाग में क्या चल रहा है? सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है. अगर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन जनरल टर्म an एंड लिमिट L लेस देन क्या रखनी पड़ती है? एप्सिलॉन. इसका मतलब an किसके बीच में बैठेगा? an को बैठाना है L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के बीच में. बस यही दिमाग में चल रहा है. तो एक तरफ लिमिट सुपीरियर से L प्लस एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट उठाएंगे और लिमिट इंफीरियर होने से L माइनस एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट उठाएंगे. लिखना, दिस इंप्लाइज दैट an is less than L plus epsilon for all वर्डिंग याद है यहां पर, एक्सेप्ट छोड़ करके, for all except finitely many terms या many values, finitely many values of small n. क्लियर हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे सीक्वेंस में कोई स्टेप ऐसा जरूर होगा जिस स्टेप के बाद यह घटना घटी होगी. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपका लिमिट सुपीरियर L है तो आपके सीक्वेंस के टर्म
कुछ टर्म को छोड़ करके बाकी जितने टर्म होंगे वो सब एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। तो कुछ टर्म को छोड़ करके, वो टर्म शुरू से पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है आपके सीक्वेंस में शुरू से 10 टर्म एल प्लस एप्सिलॉन से बड़े आए थे, लेकिन उसके बाद के सारे टर्म एल प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाए, छोटे हो जाए। तो हम मान लेते हैं वो स्टेप कौन है, M1 है। ठीक, माना M1 टर्म के बाद ही ये घटना घटित होगी, M1 से पहले जो होंगे वो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे होने को तैयार नहीं है। क्लियर हुआ? लिखना, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट M1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n, यानी यहां हमारे सीक्वेंस में कोई ना कोई स्टेप ऐसा मौजूद होगा सच दैट, जो ऐसा होगा कि an इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होगा उस स्टेप के बाद या उस टर्म के बाद। ठीक, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू M1। इक्वेशन नंबर भैया नाम दे दो इसको 1। ठीक, अब आ जाओ लिमिट इंफीरियर के नाम पर। लिखें, लिखना, अगेन लिमिट इंफीरियर ऑफ an is equal to L, n approaches to infinity implies that, ये कहता है कि हमारे सीक्वेंस के टर्म an ग्रेटर देन होंगे L माइनस एप्सिलॉन से, किसके लिए, फॉर ऑल कॉमा एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट, ठीक, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। इसका मतलब फिर वही कहानी हुई कि हमारे सीक्वेंस में कुछ स्टेप के बाद ही ये घटना घटित होगी। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट M2 बिलोंग टू कैपिटल N सच दैट, हमारे सीक्वेंस में कुछ स्टेप के बाद ऐसा होगा कि L माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा किससे, En से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू M2। जब हम अपने सीक्वेंस में M2 टर्म से आगे बढ़ेंगे तो जितने भी टर्म हैं वो L माइनस एप्सिलॉन से कैसे होने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े होने हैं ना। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब गौर करो, आपको कहना क्या है, आपको कहना है कि कुछ स्टेप सीक्वेंस में कुछ स्टेप चलने के बाद, सोचना, सीक्वेंस में कुछ स्टेप चलने के बाद सीक्वेंस के टर्म L प्लस एप्सिलॉन से छोटे होने लगेंगे, लेकिन L माइनस एप्सिलॉन से बड़े होने लगेंगे कुछ स्टेप चलने के बाद। अब M1 और M2 में क्या चुना जाए कि ये घटना एक साथ घटित होने लगे। जैसे हम कह रहे 10 स्टेप चलोगे, सोचना 10 स्टेप चलोगे, 10 स्टेप के बाद ऐसा होगा कि जितने भी टर्म हैं वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे, और 5 स्टेप चलने के बाद ही जितने टर्म हैं वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे। मैक्सिमा चुन लेंगे। ठीक, तो M1 और M2 में जो मैक्सिमा है अगर आप उसको चुन लेते हो तो आपके सीक्वेंस के टर्म L प्लस एप्सिलॉन से कम और L माइनस एप्सिलॉन से बड़े होने लगेंगे। क्लियर हुआ? तो टेक मैक्सिमा, टेक स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ M1 कॉमा M2, ये दोनों बातें एक साथ होल्ड करेंगे और यही हमको चाहिए। टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ M1 कॉमा M2। ठीक, देन from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, equation नंबर 1 और 2 से, from equation 1 and 2, ठीक, an is greater than हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन बट लेस देन हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और इसका मतलब भैया इसको क्या लिख सकते हैं, mod an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और यही तो डिफिनेशन है लिमिट की। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, तय हो गया यहां से कि अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके लिए लिमिट सुप्रीमा और लिमिट इनफीमा क्या होगा, बराबर, और अगर लिमिट सुप्रीमा इनफीमा बराबर है तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक, अब बचे इसके न्यूमेरिकल, इसके रिजल्ट हो गए। दो इनइक्वालिटी जो एक दो बची हुई है उसी न्यूमेरिकल में ही डाल देंगे। तो नोट में वो इनइक्वालिटी बची, और कल इसके बाद फिर कॉसी अभी नहीं पढ़ाए हैं ना, कॉसी अभी नहीं पढ़ाए हैं, कॉसी फर्स्ट और सेकंड लिमिट थ्योरम पढ़ाए, कॉसी सीक्वेंस नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं यार, कॉसी सीक्वेंस नहीं पढ़ाए, चेक करो। अरे हमको याद है हम नहीं पढ़ाए कॉसी सीक्वेंस, डिफिनेशन लिखवाए हैं खाली वो उस समय
करते वक्त कोई सीक्वेंस कॉसी है नहीं है, अभी इस पे कोई थ्योरम नहीं हुई। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ऐसा कुछ बोले थे। तो सब सीक्वेंस बचा तुम्हारा, इसके सवाल बचे, सब सीक्वेंस बचा। ठीक, और वो पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, बस तीन, 2 दिन में खत्म।